नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप कमोडिटीज और मैं हूं मनीषा गुप्ता। और लगता है देश में गेहूं की मांग में गिरावट आ रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर बुधवार होने वाली गेहूं की ई ऑक्शन में उसकी मांग लगातार गिर रही है। कल हुई ई ऑक्शन में गेहूं की मांग गिरकर 93% पे आ गई, जबकि इसके पिछले हफ्ते में मांग 96% पे थी। क्या है कारण? ई ऑक्शन में क्यों गिर रही है गेहूं की मांग? देश में कैसी है सप्लाई, कैसी है डिमांड और कैसे रह सकते हैं प्राइसेस? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री शिवाजी रोल ऑफ फ्लावर मिल्स के अजय गोयल, और साथ ही जुड़ेंगे एलएनपी एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। और गेहूं से पहले शुरुआत कर लेते हैं। अजय जी, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि ऑक्शंस तो यहाँ पर होती हुई नजर आई हैं, लेकिन जो हम नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो वीक ऑन वीक में गिरावट दिखाते हुए। देखिए, ये बहुत ही मामूली, क्योंकि दरअसल हो क्या रहा है कि एफसीआई धीरे धीरे जो दूर दराज के डिपो है जहां पर कोई मांग रहती नहीं है या मिले नहीं है, एलोकेशन जो है उस तरफ डाइवर्ट कर रहा है। तो इसलिए ओवरऑल क्वांटम में जो है हो सकता है गिरावट आई हो, लेकिन आज भी अधिकतर जो प्रांत है वो सब एफसीआई के ऊपर ही डिपेंडेंट है। एमपी और गुजरात जहां पर एक हल्की फुल्की अराइवल जैसी चीज शुरू हुई है, वहां पर हो सकता है थोड़ी सी डिमांड घटी हो, लेकिन ज्यादातर प्रांत अभी भी, बल्कि आज की तारीख में स्पेकुलेशन ये है कि सरकार कितने और टेंडर लेके आएगा और कहीं उसमें क्वांटिटी ना घटा दे। और अभी 1.5 महीना तो जो है सारा बाजार एफसीआई पे ज्यादा डिपेंडेंट रहेगा। ऑल राइट। जहां तक फसल की बात है, दैट्स अनदर सवाल, क्योंकि यहाँ पर फसल कम होने की एक्सपेक्टेशन है। जो अगले प्रीवियस नंबर्स के साथ हम काम कर रहे थे, अब माना जा रहा है कि 4 से 7% फसल इस बार कम रह सकती है। एज इंडस्ट्री आपकी क्या कैलकुलेशंस हैं? हमारे पास तो जो अभी तक रिपोर्ट है, सो फार सो गुड। पिछले साल से 21 हो सकता है, 19 नहीं होगा। सबके फिंगर्स क्रॉस्ड हैं। एंड अब तक जो है मौसम जो है वो अच्छा रहा है, और जितने अभी तक अनुमान आए हैं उनके हिसाब से पिछले साल से कोई गिरावट नजर नहीं आ रही। अब पिछला साल जो है कितनी बड़ी फसल रही है, वही आंकड़ा जो है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि पिछले साल जैसी तो फसल रहेगी, क्योंकि मौसम जो है काफी फेवरेबल रहा है। चलिए, मैंने देखा आपने वो दोनों फिंगर्स यहाँ पर क्रॉस करी, तो एब्सोल्युटली इंडस्ट्री यही यहाँ पर एज ऑफ ना उम्मीद भी कर रही है आगे जाकर, क्योंकि आपने कहा कि ज्यादा कुछ यहाँ पर एफसीआई पर ही निर्भर करता हुआ नजर आएगा। आगे किस तरह की पॉलिसी आप एफसीआई की तरफ से आता हुआ देखते हैं और बाजार में किस तरह की मांग है, क्योंकि हम जानते हैं कि विंटर सीजन की जो मांग होती है वो सिक्लिकली ज्यादा रहती है। अब जैसे धीरे धीरे अब यहाँ पर मार्च की तरफ जाते हुए नजर आएंगे, कैसे देखते हैं आप सप्लाई डिमांड का मैच? जरूर जो है मांग में थोड़ी बहुत जो है गिरावट आएगी, लेकिन एट द सेम टाइम बड़ा चैलेंज ये है कि सरकार जो एमएसपी है उसके बारे में कोई खुलासा करना जरूरी है। जो 2275 है कि 2400 है कि 2700 है कि कोई बोनस देगी, सारा गेम उस पर निर्भर रहेगा। क्योंकि इस साल कैसे भी करके सरकार को जो है 40 मिलियन टन, 35-40 मिलियन टन अपनी किटी में लेके आना जरूरी है, और इन दामों पे आना मुश्किल लग रहा है। तो अगर सरकार एमएसपी या एमएसपी से ऊपर कोई बोनस या रिवाइज्ड एमएसपी करती है तो जरूर सरकार के हाथ में आएगा। नहीं तो सबको पता है कि सरकार का स्टॉक एकदम न्यूनतम लेवल पे आ रहा है। तो बाजार में जो है अगले साल डोमिनेंट प्लेयर भारत सरकार रहेगी या प्राइवेट ट्रेडर्स और इंपोर्ट के ऊपर जो है कुछ भरोसा किया जाएगा, उन सब चीजों पे जो है ये बाजार ज्यादा डिपेंड करेगा। क्योंकि आपने एमएसपी की बात करी, और एज ऑफ नाउ भारतीय बाजारों में वो एक टॉप हेडलाइन के तौर पर भी है कि जिस तरह से पंजाब हरियाणा के किसानों की तरफ से हमने एमएसपी को एक लीगल मैंडेटरी टेंडर बनाने की बात सुनी है। आप कैसे देखते हैं इस पूरी कॉन्वर्सेशन को? क्योंकि जो जाना जाता है कि ओवरऑल अगर हम भारत में देखें तो शायद 14% किसान यहाँ पर एमएसपी का फायदा उठाते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ पंजाब हरियाणा की बात करें तो वो किसानों की तादाद या परसेंटेज नंबर ऑलमोस्ट 90+ हो जाता है। क्या आपको लगता है जिस तरह का 100% श्योर गारंटी एज ऑफ नाउ इन एनी केस यहाँ पर गेहूं के किसानों को है, वो कोई और फसल को यहाँ पर देखेंगे? देखिए, ये सब चीज जो है राजनीति से जुड़ी हुई है, और कई कृषि वैज्ञानिकों ने कहा है कि एमएसपी का क्या फायदा है, और बाकी भी जो है फसलें हैं, और कई प्रांत हैं जहां पर जो है किसान काम करते हैं। अब ये तो सरकार की नीति के ऊपर रहेगा कि कैसे मिलेट्स को या मेज को या रोटेशन क्रॉप्स को या दूसरे प्रांतों को, दूसरे किसानों को। तो इनमें जो है ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये एक ओवरऑल एग्रीकल्चरल पॉलिसी, फूड सिक्योरिटी, इन चीजों से जुड़ा हुआ है। मेरी इस पे कोई टिप्पणी आज की तारीख में नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर है
कि सरकार को जो है इंडियन एग्रीकल्चर को कॉम्पिटिटिव बनाए रखना है, उसके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो दरवाजे हैं वो थोड़े खुले रहने चाहिए, मेरा ये मानना है। ऑल राइट। मुझे याद है बहुत समय तक हमने ये चर्चा की है कि शायद इंपोर्ट हम यहाँ पर खुलता हुआ देखें, एज इन इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर कम होती हुई देखें, जो बिल्कुल भी यहाँ पर बनता हुआ नजर नहीं आया। आपको लगता है एज ऑफ नाउ जिस तरह की सिचुएशन है कंफर्टेबल है, वो शायद करने की जरूरत ना पड़े? देखिए, इंपोर्ट लास्ट रिजॉर्ट रहेगा डेफिनेटली, लेकिन जो अपना एवरेज ओपनिंग स्टॉक रहा है ईयर आफ्टर ईयर, अपने उस लोएस्ट एवरेज ओपनिंग स्टॉक पे है, तो अपने को अपना बफर बनाना बहुत जरूरी है। एंड उसके लिए फसल हिंदुस्तान में अगले 2-3 साल में एकदम अचानक बढ़ जाती है, हार्वेस्ट बढ़ जाता है, लैंड एरिया बढ़ जाता है, यील्ड बढ़ जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कुछ महीनों में या एक आध साल में आगे पीछे हिंदुस्तान को जो है इंपोर्ट का एक बार तो सहारा लेना पड़ेगा। एक फाइनल सवाल अजय जी, और ये प्राइसिंग को लेकर है, और क्लियरली एक रेंज बाउंड ट्रेंड हमने यहाँ पर गेहूं में आता हुआ देखा है, जो कि सरकार की मंशा भी रही है, सिर्फ गेहूं में नहीं बाकी कमोडिटीज में भी। अब आगे जाकर जिस तरह की स्थिति है, सप्लाई डिमांड फसल मौसम सबको लेकर, क्या लगता है आपको किस तरह के प्राइसेस रह सकते हैं आने वाले क्वार्टर में? तो देखिए, जो प्राइसेस है वो डिमांड सप्लाई और न्यूज फ्लो का फंक्शन है। एंड न्यूज फ्लो जैसे जैसे आता रहेगा, हर साल जो है कभी अगले साल का मॉनसून खराब होने की न्यूज आ जाती है, कभी कुछ न्यूज आ जाती है, तो मेरे ख्याल से ये बाजारों का काम है। लेकिन सरकार जो है अगले मई जून तक जो है बाजारों को डेफिनेटली कंट्रोल में रखेगी, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम प्रिक्योरमेंट एंड स्टेबिलिटी इन प्राइसेस। जो मुझे लगता है अगले 2-3 महीने तो जो है सरकार डेफिनेटली उस चीज को रेंज बाउंड ही रखेगी, मार्केट्स को कोई शार्प फॉल या राइज मुझे उम्मीद नहीं लग रही है। और जून के बाद जो है मॉनसून और कई सारे फैक्टर्स प्ले में आ जाएंगे। तो मैं अभी भी ये कॉल देता हूं कि मार्केट्स जो है वो रेंज बाउंड ही रहने हैं अगले 1-1.5-2 महीने। और क्या प्राइस रेंज रह सकती है अगर हम रेंज बाउंड तरीके से माने तो ये जो आज की तारीख में 2500-2600 दिल्ली और 3000 डाउन डीप साउथ और नॉर्थ ईस्ट वगैरह है, उस रेंज में ही मार्केट हर लोकेशन पर रहेगा। कहीं पर फ्रेट एडवांटेज या लोकल क्रॉप आने से थोड़ा बहुत जो है मार्केट 2-3-4% करेक्ट भी हो सकता है। बट ये एक मोटा मोटी जो 25 से 30 रुपया ऑल ओवर इंडिया एक रेंज बन जाएगा अभी फिलहाल के लिए। फेयर पॉइंट। अजय जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और वो तमाम चीज़ें जो गेहूं से जुड़ी हैं उन पर बातचीत भी करने के लिए। तो आने वाले सालों में शायद इंपोर्ट एक बार करना भी पड़ जाए, फसल अच्छी नज़र आती है, सरकार यानी कि एफसीआई पर पूरी नज़र होगी। जिस तरह की सप्लाईज हम यहाँ पर बनता हुआ देखते हैं, डिमांड हल्की सी गिर सकती है, और जहाँ तक भावों की बात है वो यहाँ पर रेंज बाउंड रह सकते हैं। तो ऑफकोर्स एक नज़र यहाँ पर एमएसपी पर भी डालनी होगी, और किस तरह की सरकारी खरीद रहती है उससे मालूम पड़ेगा कि भाव किस तरफ जा सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर भूपेश शर्मा जी से करेंगे। भूपेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी शो में। एग्री की ही बात चल रही है, तो अगर आप हमें अपनी टॉप एग्री टिप्स भी यहाँ पर बताएं, क्योंकि जीरे में कुछ खरीदारी यहाँ पर जारी है, गुआर में कुछ स्टेबिलिटी आती हुई नजर आई है, कैस्टर कॉटन जैसी कमोडिटीज में यहाँ पर खरीदारी फिर से लौटी है। जी नमस्कार मैडम। अगर मैं एग्री कमोडिटीज की बात करूं तो मुझे सबसे अच्छा मार्केट अभी गुआर सीड लेना समझ आता है। 5420-25 के मार्च वायदा के दाम ट्रेड हो रहे हैं, और यहाँ पर करंट भाव में खरीदारी करनी चाहिए। 5370 के स्टॉप लॉस रहेंगे। अपसाइड में मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में 5510 और 5566 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर अदर कमोडिटीज की बात करें तो उसमें मुझे अभी धनिया या हल्दी की बात करें तो हल्दी स्पेसिफिकली 15,000 के ऊपर है। जब तक इसमें बाइंग करके बने रहना चाहिए पोजीशन। 14,900 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अपसाइड में एक बार फिर से 15,500 और 15,800 के लक्ष्य संभावित रहे। तो बात हुई एग्री कमोडिटीज की, लेकिन बात अब यहाँ पर एनर्जी की भी करना चाहेंगे भूपेश जी आपसे, क्योंकि क्रूड में तेजी का देखने को मिली हमने ओवरनाइट में। आज बाजार में कुछ स्थिरता भी है। नेचुरल गैस में जिस तरह की बढ़त कल देखने को मिली, जो कि करीब 12-13% की थी, कैसे देखते हैं आप उसे? ऑफकोर्स न्यूज़ ड्रिवन था, ईरान की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स हैं, रेड सी में जो चिंताएं हैं वो यहाँ पर बरकरार हैं, कुछ शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। तो सपोर्ट यहाँ पर कच्चे तेल और नेचुरल गैस दोनों में रहा। यहाँ से अब क्या करने की एक्सपेक्टेशन? जी, सबसे पहले नेचुरल गैस की बात करूंगा। नेचुरल गैस में एक कल अच्छा टर्न अराउंड देखने को मिला। मार्केट काफी दिनों से ओवर सोल्ड पोजीशन में था, और यहाँ से जो टर्न अराउंड देखने को मिला है, मुझे आज के दिन में बाजार
140 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। इसमें 138 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 150 टू 160 तक के पुल बैक कल तक के बाजारों में देखे जा सकते हैं। वहीं क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल में बाजार 6500 से 6525 के बीच में एक स्टिफ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो कि मार्केट आसानी से क्रॉस नहीं कर पाता। हर बार बाजार वहां जाकर एक टर्न अराउंड लेता है। क्रूड ऑयल में 6470 के नीचे बिकवाली की सलाह रहेगी। वहीं इसका स्टॉप लॉस 6533 के ऊपर का रहेगा। लक्ष्य की बात करें 6410 और 6370 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। फाइनली भूपेश जी, मेटल्स में क्या करने की यहाँ पर राय है, क्योंकि कुछ शॉर्ट कवरिंग हमने यहाँ पर भी आते हुए देखी है। डॉलर में हल्का सा पॉज है, चीन की तरफ से और स्टिमुलस मेजर्स की एक्सपेक्टेशन है, और बाजार मानता है कि देर सवेर यहाँ पर यूएस फेड भी रेट घटाता हुआ नजर आएगा ही, तो वो ऑलरेडी प्राइसेस में फैक्टर इन होता हुआ नजर आया। जी, अगर कॉपर के प्राइसेस में देखें तो 700 रुपए से कॉपर ने एक अच्छा डिसेंट पुल बैक रैली लास्ट वीक में शो करी थी 730 रुपए तक की, जो कि मुझे लगता है कि कॉपर का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव इंटैक्ट रहेगा और यहाँ से मार्केट 721 720 के आसपास खरीदारी करके कॉपर में व्यापार करना चाहिए। ऊपर में एक बार पुनः 730 और 735 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ऑलराइट, और यहाँ पर सोने में क्या करने की राय देंगे, जहां पर 62,000 के स्तर फिर से लौटते हुए नजर आए हैं? जी, कल फेड के डिसीजन आने के कारण मुझे लगता है कि सोने में कोई बड़ी गैप अप और गैप डाउन दोनों ही देखने को नहीं मिले, परंतु ओवरऑल अगर मैं चार्ट की बात करूं तो चार्ट पर गोल्ड का बाजार का स्ट्रक्चर अभी भी काफी पॉजिटिव बना हुआ है और यहाँ से जब तक गोल्ड का बाजार 61,900 के नीचे नहीं जाता तब तक इसमें तेजी बरकरार रहेगी और 62,050 62,100 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है वहां लेना चाहिए। 61,900 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 62,340 और 62,510 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ऑलराइट, तो स्ट्रैटेजीज हैं यहाँ पर एग्री और नॉन एग्री दोनों ही सेक्टर्स में। बहुत शुक्रिया भूपेश शर्मा जी साथ जुड़ने के लिए और उन्हें हमारे दर्शकों के साथ शेयर भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक ले रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे अमूल की, क्योंकि आज अमूल के 50 साल यानी कि गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस अहमदाबाद में हुए हैं। इस बीच में जयंत मेहता जी ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा, ये बताएंगे आपको। 50 साल अमूल के, कंग्रेचुलेशंस। और जैसे आप हमें पहले भी बता रहे थे कि 33 इयर्स तो आपको भी हो गए अमूल के साथ, कैसा लगता है ये 50 साल, कैसे देखते हैं आप इस 50 सालों में माइलस्टोन्स जो अमूल ने क्रिएट किए हैं? नहीं, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि 36 लाख किसानों की संस्था ने 50 साल पूरे किए। अमूल जो 20 साल जब 50 साल पहले हमारी शुरुआत हुई 20 करोड़ के टर्नओवर पे था, आज 80,000 करोड़ के ब्रांड टर्नओवर तक पहुंचा है। 5 लाख लीटर दूध प्रतिदिन से लेके आज हम लोग पहुंच गए हैं 300 से ज़्यादा लाख लीटर पर डे। सो बड़ी खुशी की बात है कि एक सहकारिता ने, इस मॉडल ने इतना एक काम करने का मौका मिला, एक मौका दिया और देश के कंज्यूमर्स को हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उनकी वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो कोऑपरेटिव मॉडल की स्ट्रेंथ की बात है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन अमूल ने किया है। विमेन एम्पावरमेंट की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी की, वो भी अमूल ने डेमोन्स्ट्रेट किया है। छोटे किसान एक दूध जैसा पेरिशेबल प्रोडक्ट जो 3 घंटे में बिगड़ जाता है, उससे लेके इतनी बड़ी ब्रांड बना सके, तो ये मार्केटिंग की शक्ति है, वो भी कैसे लिवरेज कर पाए, कंसिस्टेंसी कैसे होती है, क्वालिटी पे कैसे होता है, और ट्रस्ट और विश्वास की बात जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमूल के बारे में की, आई थिंक ये समराइज करता है कि एक सहकारी मॉडल और एक सहकारी संस्था जो सिर्फ दो मंडलियां 1946 में सब सरदार पटेल ने प्रेरणा दी थी, 250 लीटर दूध से शुरू की और आज इस मुकाम तक पहुंची। एब्सोल्युटली। और अब अमूल सिर्फ एक डेयरी कंपनी नहीं है, पिछले 4-5 सालों में हमने बहुत ज़्यादा इसमें एवोल्यूशन आते हुए देखा है। क्या कुछ है एज ऑफ नाउ आपकी प्रोडक्ट लिस्ट में और क्या कुछ आप ऐड करने को देख रहे हैं? दूध तो देश का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया कि दूध की आउटपुट वैल्यू गेहूं, चावल, तेल भी सबसे ज़्यादा है। तो ये तो हमें विश्वास है कि ये एक मार्केट है और एक प्रोडक्ट है जिसमें अमूल ने आज अपना नाम बनाया है। ये तो बढ़ने ही वाला है। साथ साथ में अमूल एक कड़ी है किसान और कस्टमर के बीच की, तो ये कड़ी कैसे अच्छी तरह से काम कर पाए, तो किसानों को भरोसा दिलाना है कि उनके पास मार्केट है,
मार्केट को बताना है कि उनके पास बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट है और उसके उत्पादक है। तो ऑर्गेनिक ऐसा स्पेस है जिसमें हम इसकी वजह से आ रहे हैं। ऐसे कई और प्रोडक्ट है जो किसान का उत्पादन होता है, मानो पोटैटो बेस्ड प्रोडक्ट हुए जो फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं, हनी की बात की जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो हम कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे फार्मर लेड इनिशिएटिव्स हैं जो हम कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, और इसी वजह से ब्रांड का भी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डेयरी टू फूड भी वेरी लॉजिकली हो रहा है। 72,000 करोड़ का टर्नओवर हमने लास्ट सीजन में यहाँ पर आता हुआ देखा। क्या देखते हैं आप इस सीजन में, क्या है आगे जाकर अब यहाँ पर आपके टारगेट्स? जो मार्केट अपॉर्चुनिटी है तो काफ़ी बड़ी है। इस साल भी हमारा डबल डिजिट ग्रोथ तो रहा है, तो ये मार्च के अंत में ये फिगर 80,000 करोड़ भी हो जाएगा। अगले 2 साल में 1 लाख करोड़ का भी हमारा टारगेट है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। पर साथ में एक शॉर्ट टर्म की हम नहीं बात कर रहे हैं। आज हमको विजन मिला है डेयरी टू द वर्ल्ड बनने का, इंडिया वर्ल्ड की बेस्ट डेयरी बनने का। तो ये एक विजन है जिसको हमको काफ़ी सारी चीज़ से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। देश में काम कर रहे हैं, विदेश में भी करना पड़ेगा, और इस ब्रांड को बड़ा करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो क्या कुछ नए प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर ऐड करने की एज ऑफ नाउ देख रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं बेकरी है, स्वीट्स है, पोटैटो, फ्रेंच फ्राइज आपने कहा, रेडी टू ईट फूड है, ऑर्गेनिक्स भी है। अब क्या है नेक्स्ट? नहीं, तो अभी यही सब चीज़ जो हमने शुरू की है उस पर काम करना है। ये सब कैटेगरीज को बड़ी करना है, उनकी प्रोसेसिंग की क्षमता से लेकर मार्केटिंग का नेटवर्क को एक्सपांड करना है, और साथ साथ में ऐसी नई चीज़ लानी है जो कई बार कस्टमर्स एक्सपेक्ट करते हैं, कई बार कस्टमर को डिलाइट करना होता है। तो कंटिन्यूसली नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम चल रहा है, मार्केट एक्सपांशन का काम चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपांशन का भी काम चल रहा है, ब्रांड बिल्डिंग का भी काम चल रहा है। तो इस ऑल मार्केटिंग के जो सभी पहलू हैं उस पर कंपनी को ध्यान देते हैं, पर साथ में ये नहीं भूलते हैं कि हमको बेस्ट क्वालिटी का जो दूध लाना है उसको अच्छी तरह से प्रोसेस करके मार्केट तक पहुँचाना। कैसे देखते हैं आप अमूल एज अ ब्रांड एज कम्पेयर टू वेरियस अदर FMCG कंपनीज, और किस तरह की ग्रोथ आप आने वाले समय में देखते हैं एज अगेन रेलेवेंट टू कंपैरिजन? नहीं, इसी कंपेटिटिव स्पेस में तो जो मार्केट के प्रेशर्स होते हैं सब पे लगते हैं। पर आप देखो पिछले क्वार्टर में मोस्ट ऑफ द FMCG कंपनीज का नेगेटिव या स्टेबल रहा था, कोई ग्रोथ ज़्यादा दिखाई नहीं थी। हमारे तो फॉर्चुनेटली डबल डिजिट ग्रोथ था। जो प्रोडक्ट कैटेगरीज में हम ऑपरेट करते हैं उसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छा आ रहा है, आगे जाके भी और अच्छा आएगा, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, दूध आते रहता है और उसको प्रोसेस करके मार्केट करते रहते हैं। एक बहुत बड़ा जो फैट वीगन का चला है वो उसका कोई इम्पैक्ट है आपके ऊपर, या आप उस बाजार को कैसे देख रहे हैं? दूध एक सुपर फूड है, और दूध को दूध की तरह ही नहीं, पर दूध के जो सम ऑफ पार्ट्स है, जो फैट है, जो अच्छी क्वालिटी के लिपिड्स हैं, आपके सॉलिड्स नॉट फैट जिसे कहते हैं, पर उसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन होते हैं। आप किसी भी प्रोडक्ट में ये सब चीज़ मिलेगी नहीं एक साथ और इस दाम में। तो ये ही दूध की सुपर फूड होने का जो दावा है जो हम कर रहे हैं, लोग जानते हैं, और सदियों से हम तो भारतीय लोग सब पी रहे हैं। तो इसी चीज़ पे हम बात कर रहे हैं, सम ऑफ पार्ट्स की भी बात कर रहे हैं, कॉम्पोजिट कॉम्प्रिहेंसिव कंजम्पशन की भी बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। तो ये सब पहलुओं को जोड़ के बहुत अच्छा कंज्यूमर्स में तो ट्रैक्शन है ही है, और हमें ऐसा कोई खतरा नहीं है कि लोग दूध नहीं पिएंगे। दूध अच्छा पिए, ज़्यादा पिए, और जो ज़रूर है दूध में वो सब लें, लाइक प्रोटीन, कैल्शियम, तो वो हमें उस पर काम करना है। इंडियन डिमांड ग्रोथ कैसी देखते हैं आप दूध के हिसाब से, पर कैपिटा ग्रोथ के हिसाब से भी? ये तो ग्रोथ तो जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने बोला कि विश्व का 2% ग्रोथ है, इंडिया का 6% ग्रोथ है, तो आप ये यकीन कीजिए कि विश्व में 2 इसीलिए है क्योंकि भारत में 6% है। आप समझे, क्योंकि हमारा 1/4 हिस्सा वर्ल्ड का मिल्क प्रोडक्शन का भारत से है, तो वी आर ड्राइविंग द ग्लोबल ग्रोथ, एंड ऑब्वियसली कंजम्पशन का अपॉर्चुनिटी तो वर्ल्ड में इतने सारे लोग हैं तो बढ़ ही रहा है। इंडिया में भी 150 करोड़ की आबादी है, वो तो कम होने वाली नहीं। तो अपॉर्चुनिटी इंडिया में भी है, विश्व में भी है, तो मार्केट की कोई कमी नहीं है। वो मार्केट तक हम कैसे पहुंचे और किसानों को अच्छा दाम देते रहे, उसी पे काम चले। एक फाइनल सवाल, और ये प्राइसिंग को लेकर है, एंड ऑफ कोर्स लास्ट ईयर के प्राइसेस बाजार ने डाइजेस्ट कर लिए हैं, अब इस साल क्या एक्सपेक्ट किया जाए? तो आप अच्छा मुझे याद दिला रहे हैं कि पिछले 1 साल से हमने कोई भाव में बढ़ोतरी नहीं की है, पर अभी भी उसकी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी किसान पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का प्राइसिंग प्रेशर जो पिछले सालों में था वो इस साल नहीं रहा है। और हमें लगता है कि ये सीजन तो स्टेडी रहेगा। दूध भी अच्छी मात्रा में आ रहा है, दूध का ग्रोथ भी डबल डिजिट है, और ऑब्वियसली मार्केट डिमांड भी डबल डिजिट है, तो इट्स अ गुड बैलेंस। थैंक यू सो मच मिस्टर मेहता, कांग्रेचुलेशंस अगेन 50 साल पूरे करने के लिए। थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए और हमारे सेलिब्रेशंस में पार्ट लिया, उसके लिए हमें बड़ी खुशी है। आपके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू मिस्टर।